नमस्कार साथियों। तो एस एज यू नो कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं। हमारा पहला जो पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें वुमेन बॉर्डर बटालियन का पेपर जो भी रिसेंटली हुआ था, तो उसका हमने दोस्तों एक पार्ट जो है सॉल्व कर दिया था पूरे एनालिसिस के साथ। तो अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है क्या है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेस। तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन से क्या होता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन। अब बात करते हैं दोस्तों ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ओजोन जो होती है, याद रखना, दो टाइप की होती है, टू टाइप्स। एक होती है आपकी गुड ओजोन, ठीक है, और एक होती है आपकी बैड ओजोन। ठीक है, एक होती है गुड ओजोन और एक होती है आपकी बैड ओजोन। जो गुड ओजोन है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। जो बैड ओजोन होती है वो पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। ओजोन के लिए ओजोन के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल है? दैट इज, कौन सा प्रोटोकॉल डील करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल जगह कहाँ पड़ी? ये बनी आपकी कनाडा में। कहाँ पर पड़ी? कनाडा। ठीक है, याद रखना। ये कब साइन हुआ ये प्रोटोकॉल? ये साइन हुआ आपका 1987 में। और फोर्स में कब आया, इफेक्ट में कब आया? ये आया 1989 में। दोस्तों अगर मॉन्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पर हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन का। जितने भी जहाज इंटरनेशनल सिविल एविएशन, कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ठीक है, जहाज, एरोप्लेन। ओजोन हो गया। उसके बाद आपकी बात करते हैं, इसी के साथ एक चीज जुड़ती है आपकी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ठीक है, याद रखोगे, गामा। उसके बाद नाइट्रोशियस ऑक्साइड, ठीक है, गामा। सल्फर, सल्फर हेक्सा, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये सारी की सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, मेनली ये। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और याद रखना, वाटर वेपर जो होता है वो भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। ओजोन, ये भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? शो करता है। ठीक है, तो याद रखना, ग्रीन हाउस के साथ हमारा जो यहाँ पर प्रोटोकॉल साइन हुआ है दैट इज क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पर पड़ा? ये पड़ा जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ? 1997 में। और फोर्स में कब आया? ये आया 2005 में। ठीक है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं आपके अर्थ क्यूब की। ठीक है, अर्थ क्यूब की। अर्थ क्यूब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अर्थ क्यूब के बारे में आप दोस्तों ये चीजें याद रखोगे। कौन कौन सी चीजें हैं वो? सबसे पहला पॉइंट कि अर्थ क्यूब का जो ओरिजिन होता है, अर्थ क्यूब का जो ओरिजिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अर्थ क्यूब का यहाँ से ओरिजिन होता है, उसे हम फोकस बोलते हैं। अर्थ क्यूब का जो मैग्नीट्यूड, अर्थ क्यूब के मैग्नीट्यूड को नापने के लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल होता है? दैट इज रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। अगर मुझे अर्थ क्यूब की इंटेंसिटी नापनी है, इंटेंसिटी नापनी है, तो मैं कौन सा स्केल यूज करूंगा? मरकाली स्केल, मरकली स्केल। ठीक है, और अर्थ क्यूब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सिज्मोग्राफी। क्या बोलते हैं? सिज्मोग्राफी। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फोकस के ऊपर एक चीज बनती है जिसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। जिसे हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। तो जितनी भी चीजें अर्थ क्यूब के बारे में सारा का सारा आपको बता दिया। ठीक है, रिक्टर स्केल, मरकाली स्केल। ठीक है, मरकाली स्केल इंटेंसिटी के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए रिक्टर स्केल,
स्टार्ट होता है फोकस, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, ओजोन हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों यूवी रेडिएशन। अब यूवी, अब देखो ये जो यूवी लाइट है, यूवी मींस, यूवी मींस आपकी, यूवी मींस आपकी अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट लाइट कहां पर आती है? ये काम आती है आपकी वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आती है, ठीक है। आपने देखा होगा आरओ, आरओ व्हाट इज आरओ? रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ऐड आती है इसकी। तो यूवी किसके लिए काम आती है? यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट किसके लिए काम आती है? वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। बात करते हैं आपकी रेन। रेन से एक कंसेप्ट मुझे याद आता है, रेन ड्रॉपलेट्स, रेन ड्रॉपलेट्स किसकी वजह से होते हैं? ये किसका कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है सरफेस टेंशन का। किसका कंसेप्ट है? सरफेस टेंशन। अब पूछोगे सर आप सरफेस टेंशन क्या होता है? तो सरफेस टेंशन क्या होता है जी? सरफेस टेंशन होता है कि टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया। किसी भी लिक्विड की कोई टेंडेंसी होना कम से कम जगह में क्या हो जाना? समा जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी जो कम से कम जगह में क्या हो जाए, समा जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के साथ कौन सा कंसेप्ट जुड़ता है? रेन ड्रॉपलेट्स। याद रखना, यही ऐसे ही पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ये कंसेप्ट जो है बताओ किसके साथ डील करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन कभी भी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा, ये मेरी बात आप याद रखना। जितने भी कंसेप्ट ये जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करते चलो अपनी कॉपी, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। चलिए, मिनरल्स आर डिपॉजिट इन द स्ट्रेटा विच आर द फॉलोइंग रॉक्स। मिनरल्स, तो कौन सी रॉक में मिनरल डिपॉजिट होते हैं? तो मिनरल भैया डिपॉजिट होते हैं आपके सेडिमेंट्री। कौन सी रॉक में? सेडिमेंट्री रॉक। तो चलो बात करते हैं आपकी इग्निशियस रॉक। भैया इग्निशियस रॉक्स क्या होती हैं? इग्निशियस रॉक किससे बनती हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इग्निशियस रॉक आपकी बनती है मैग्मा से, ठीक है, लावा से, ठीक है, कहां से? मैग्मा से, लावा से, और कहां से? इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। और इग्निशियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है जी इसकी? सर एग्जाम्पल भी दे दो। एग्जाम्पल कौन कौन सी है इसकी? याद रखना, ग्रेनाइट, कामा गैब्रो, कामा बसाल्ट, ठीक है, उसके बाद वॉल्केनिक, ठीक है, उसके बाद आपका टफ। तो ये सारी की सारी क्या है? एग्जाम्पल। पेपर में ये आता है कि बताओ ग्रेनाइट जो है कौन सा रॉक है, तो आपका आंसर होगा इग्निशियस रॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्केनो कौन सा रॉक है? इग्निशियस रॉक है, ठीक है। बेसाल्ट कौन सा रॉक है? इग्निशियस रॉक है। इग्निशियस रॉक क्लियर। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक किससे बनता है जी? ये रहा आपका सेडिमेंट्री रॉक। चलो, सेडिमेंट्री रॉक बनता है फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉसिल्स, ठीक है, ठीक है। तो फॉसिल कौन कौन सा? जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि मालूम कौन कौन सा? कोल हो गया, नेचुरल गैस, ठीक है, ये सारे ये क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल। उसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल की बात करूं, इसकी एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, शेल, ठीक है, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिख देता हूं मैं क्लियर, सेडिमेंट्री की एग्जांपल कौन सी है? सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, ठीक है, और इसकी ग्रेनाइट। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट, ठीक है, वॉल्केन। उसके बाद लास्ट आपकी आती है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? ये बनती है जहां पर आपका वॉल्यूम, कामा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से,
यहाँ पर हाई प्रेशर, हाई वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई वॉल्यूम होगा, तो वहां पर कौन सी रॉक बनेगी? वहां पर बनेगी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल कौन सी है? आपका मार्बल, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्बल आपका, स्लेट हो गया, ठीक है, फिर आपका कोरजाइट हो गया, ठीक है, कोटजाइट हो गया, ठीक है, फिर आपका जी और हो गया एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेन अगर आप ये याद रख लेते हो, मार्बल, स्लेट और कोराजाइट, एनफ है। मेटामॉर्फिक रॉक में मार्बल, स्लेट, कोराजाइट, रिमेंबर, सेडिमेंट्री, एस फॉर सेडिमेंट्री, एस फॉर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्टोन स्टोन सेडिमेंट्री, देन इग्निशियस, ग्रेनाइट एंड वॉल्केनिक। खत्म बात। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लीज इसे याद रखें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी ग्राफ? तो कौन सी इसमें से क्या है? रबी ग्राफ है। तो सीधी सी बात है, इसमें से रबी ग्राफ कौन सी है? ग्राफ। इसमें कौन सी है रबी ग्राफ? ग्राफ। देखो मैं आपको दो कंसेप्ट बताता हूँ। एक होती है हमारी रबी क्रॉप, ठीक है, और एक होती है हमारी खरीफ क्रॉप। पेपर में अक्सर इसका क्वेश्चन दिखता है। अब रबी क्रॉप क्या है और खरीफ क्रॉप? सोन। ये कब सोन की जाती है, लगाई कब जाती है? ये लगाई जाती है जी नवंबर में। कब लगाई जाती है? नवंबर में। और ये आफ्टर मानसून, आफ्टर मानसून, मानसून के बाद, ठीक है। और इसे हार्वेस्ट किया जाता है। कटाई इसकी होती है कब? अप्रैल में या फिर मई में, ठीक है। रबी क्रॉप को हम बोलते हैं, रबी क्रॉप को हम बोलते हैं विंटर क्रॉप। क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप, ठीक है। 4 पॉइंट आपको याद रखना। खरीफ, खरीफ सोन कब होती है? इसे सोन लगाते हैं हम मई में, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि स्टार्ट ऑफ द मानसून, जैसे अभी स्टार्ट ऑफ द मानसून, ठीक है। हार्वेस्ट इसे हम कर लेते हैं, इसे पीछे दिनों लगी थी, आप देखते हो राइस वगैरह। हार्वेस्ट कब करते हैं इसे हम? सितंबर टू अक्टूबर के बीच में, ठीक है। इसे हम कहते हैं मानसून क्रॉप। क्या कहते हैं? मानसून क्रॉप। बस आपको ये याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल्स, एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। रबी क्रॉप कौन कौन सी? रबी क्रॉप है आपकी बार्ले, पहला, ग्राम, ठीक है, व्हीट, ओट्स, पल्सिस, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है। बार्ले, ग्राम, व्हीट, ओट, पल्सिस, मस्टर्ड, ठीक है, याद रखना। व्हीट इंपॉर्टेंट है, आटा, ओट, पल्सिस, मस्टर्ड। उसके बाद आपकी ये आ गई रबी क्रॉप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं खरीफ की। ऑप्शन में ही दिया हुआ है मिलेट, ठीक है, राइस, कॉटन, ठीक है। उसके बाद आपका मेज, ठीक है, ग्राउंडनट, ठीक है, सोरगम, बाजरा, सोयाबीन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट और कौन सी रह गई? मेरा तो नहीं, हाँ हो गई, कॉटन। जेकेपीएसआई में, अब जेकेपीएसआई में क्वेश्चन आया था कि जो कॉटन है कौन सी मिट्टी पे उगता है? तो भैया ये आपकी कौन सी मिट्टी पे उगता है? ब्लैक सॉइल। और इस ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल भी क्या बोलते हैं। तो ये जेकेपीएसआई में आपका, ये जेकेपीएसआई में आपका आया था कॉटन। कॉटन पे कहाँ उगता है? ब्लैक सॉइल में उगता है। ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है लाइमस्टोन। तो देखो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है लाइमस्टोन किसकी एग्जांपल है। तो लाइमस्टोन किसकी एग्जांपल है? सेडिमेंट्री, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन निकल रहा है, देखो। तो ये कहाँ पर यूज करते हैं हम जी? कौन सी इंडस्ट्री में? सीमेंट इंडस्ट्री। पहला पॉइंट, ये कहाँ पर, ये कौन सी रॉक से निकलता है? दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे हम क्या बोलते हैं? CaCO3। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
उसके बाद बात करते हैं आपके सीमेंट की। सीमेंट के अंदर ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेनली जो सीमेंट के अंदर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे कि रबर ज्यादा इलास्टिक है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है, तो आपका आंसर होगा स्टील ज्यादा इलास्टिक। ठीक है, स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक, याद रखो। ठीक है, अगर रबर की बात करें, रबर की बात करें रबर की बात करें तो रबर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है थाईलैंड में। अगर रबर की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? इंडिया में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है केरला में। रबर के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन। ठीक है, वल्कनाइजेशन, क्योंकि ये हार्ड होता है, इसे सॉफ्ट बनाने के लिए, चलाने के लिए टायर, तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या ऐड करते हैं? सल्फर आपका ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? सल्फर, तो याद रखें। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी जूट की, जूट की। ठीक है, जूट के साथ एक रेवोल्यूशन जुड़ती है। ठीक है, जूट के साथ एक रेवोल्यूशन जुड़ती है जिसे हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, याद रखोगे। उसके बाद आपकी बात करते हैं शुगर की। तो शुगर के बारे में ना आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर आ जाओ, शुगर। ठीक है, शुगर याद रखना, मेनली 4 टाइप की शुगर होती है, 4 टाइप्स की। कौन कौन सी होती है? पहली शुगर होती है जी आपकी ग्लूकोज, दूसरी शुगर होती है आपकी फ्रक्टोज। ठीक है, तीसरी शुगर होती है आपकी सुक्रोज। ठीक है, चौथी शुगर होती है आपकी लैक्टोज। ठीक है, अब होता क्या बेसिकली, ग्लूकोज क्या होता है, हम कार्ब्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है, जैसे राइस खाते हैं, कार्ब्स लेते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और फिर हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। और इसी ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। ठीक है, और जो रिजर्व में हमारी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है, उससे वो किससे होती है? वो होती है ग्लाइकोजन में। कहाँ होती है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज क्लियर आपका। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में, ब्लड शुगर। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज को हम क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर। पेपर में एक क्वेश्चन SSC पूछता है स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा फ्रुक्टोज। ठीक है, सुक्रोज, सुक्रोज आपकी होती है टेबल शुगर, टेबल शुगर, जैसे टेबल सॉल्ट होता है NaCl, ऐसे क्या होती है? टेबल शुगर। लैक्टोज, ये होती है आपकी मिल्क शुगर। जहां आपको लैक्ट दिखा नहीं तो आपने मिल्क को टिक किया। लैक्ट हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, वो सारे क्या होते हैं? किससे डील करते हैं आपके? किससे डील करते हैं? ये मिल्क से डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए चलिए, ये हो गया। ठीक है, शुगर का क्लियर हो गया। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये नोट कर लेना सारा, शुगर का आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये पूरा शुगर का कंसेप्ट आपको बता दिया। 4 टाइप की शुगर होती है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, मैं रिपीट करके देख लेना। अगर मेरी आवाज जल्दी, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो गूगल सॉरी यूट्यूब की स्पीड पे नॉर्मल से थोड़ा 0.75 कर लिया करो। ठीक है, चलिए उसके बाद, अच्छा सीमेंट, सीमेंट की मुझे एक चीज और याद आ रही है। ठीक है, सीमेंट की मुझे एक चीज और याद आ रही है। ठीक है, सीमेंट में हम ऐड करते हैं जिप्सम, ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? जिप्सम ऐड करते हैं। जिससे क्या होता है? ये जिप्सम ऐड करते हैं जिससे डिक्रीज हो जाती है इसकी रेट ऑफ सेटिंग, यानी कि ये सेट नहीं होता। देखो आप सीमेंट लाओ तो सेट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड किया होता है? जिप्सम ऐड किया होता है। याद आ गया मुझे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश इज यूज्ड इन थर्मल प्लांट।
कौन सा है जो थर्मल प्लांट में यूज होता है? तो इसका आंसर है फॉसिल फ्यूल। इसका आंसर क्या है? फॉसिल। देखो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पहले एक चीज समझाता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले। एक कंसेप्ट है, ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो इंडिया में, इंडिया में जो मैक्सिमम पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो किसके कंसेप्ट से की जाती है? वो की जाती है थर्मल प्लांट से, थर्मल प्लांट के कंसेप्ट। थर्मल प्लांट के साथ हम क्या यूज करते हैं? कोल। या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो तो इंडिया में जो मैक्सिमम पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो किसकी मदद से? तो आपका आंसर होगा कोल। कोल नहीं तो थर्मल प्लांट। अब उसने पूछा क्या हुआ, उसने आपसे क्या पूछा हुआ है? गैस ही यूज्ड इन थर्मल प्लांट। तो थर्मल प्लांट में क्या यूज होता है? कोल। बट कोल किसका हिस्सा है? फॉसिल फ्यूल का। किसका? फॉसिल फ्यूल का। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा कर दिया, कितना घुमा कर दिया। कोल किसका हिस्सा है? फॉसिल फ्यूल का। तो हम क्या टिक करेंगे इसलिए? फॉसिल। चलो अब डिस्कस करते हैं। यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? यहां पर करते हैं। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पहला पॉइंट। ठीक है, यूरेनियम एक क्या है? आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, यूरेनियम की ओर, यूरेनियम की ओर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पिच ब्लेंड। भाई ओर आपको पता होनी चाहिए, ओर पेपर में पूछते हैं, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, पिच ब्लेंड। आपने वो देखा होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर चलता है, न्यूक्लियर फिजन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, उसमें यूरेनियम का भी एक हिस्सा होता है। तो यूरेनियम एज ए क्या फ्यूल यूज करते हैं हम? तो यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज करते हैं किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर। हमारे देश का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा, जो कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र यार। चलिए ये हो गया आपका यूरेनियम। यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसके बाद आपकी बात करते हैं जी थोरियम। ठीक है, थोरियम। थोरियम अगेन ये रहा आपका थोरियम। थोरियम भी क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। थोरियम भी क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और उसके बाद थोरियम जो है, ठीक है, इसकी जो ओर है, थोरियम की जो ओर है उसका नाम है मोनाजाइट। मोनाजाइट इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना। ठीक है, थोरियम की ओर क्या है? मोनाजाइट। ठीक है, उसके बाद फॉसिल फ्यूल में आपको बता चुका हूँ, जैसे कि कौन कौन से हैं। कोल हो गया, पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये सारे क्या है? फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एयर, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा किसकी परसेंटेज है? 78% किसकी है? नाइट्रोजन। इसकी नाइट्रोजन की, याद रखना। और चलो यहाँ पर समझा ही देता हूँ। ये एयर है, सबसे ज्यादा क्या है? 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है जी? दूसरे नंबर पर आपकी 21% के साथ है ऑक्सीजन। ठीक है, पेपर में पूछ लेते हैं कभी कभी। उसके बाद जी आपकी 0.93% के साथ है आर्गन। ठीक है, चौथे नंबर पर है जी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कितनी है? 0.30%। वो क्या है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ गए? आर्गन ये गैस है, कहाँ पे यूज होती है? आपने देखा होगा बल्ब में यूज होती है। ठीक है, बल्ब में यूज होती है। चलिए, यूरेनियम पता चल गया आपको, थोरियम पता चल गया, फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। तो चलिए एक बात और आप याद रख लेना, एक बार और आप याद रख लेना कि जितने भी हमारे, यहाँ पर देख लो, जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनका एंड प्रोडक्ट जो होता है सबसे लास्ट में, तो वो क्या होता है? लेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी ने पूछा हुआ है। तो लेड का सिंबल क्या है? लेड का सिंबल होता है Pb। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज लेड, इज लेड। तो चलिए बात करते हैं आपका 36th क्वेश्चन, दैट इज
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। आगे फिर से कौन सी स्टेट है यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल फाउंड होती है? ब्लैक सॉइल बता चुका हूँ, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, कॉटन कल्टीवेशन में काम आती है। तो सबसे ज्यादा भैया ये काम आती है गुजरात में। सॉरी, पाई कहाँ जाती है सबसे ज्यादा? गुजरात में। चलिए बात है, हम एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या क्या है इन स्टेट्स में। ठीक है, अगर बात करें तो पहले उठाते हैं गुजरात को। ठीक है, गुजरात को उठाते हैं। गुजरात में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे हम बोलते हैं ककरापर। ककरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ककरापर इंपॉर्टेंट है, ककरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और गुजरात में ही है एक मुंद्रा, मुंद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मुंद्रा, याद रखना मुंद्रा। ककरापर और मुंद्रा बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट। गुजरात एज यू नो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, वेस्ट साइड इंडिया का गुहार मोती, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का गुजरात वाली साइड पड़ता है, उस पॉइंट का नाम क्या है? गुहार मोती। उसके बाद चलिए राजस्थान। राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान में पड़ती है भैया आपकी, राजस्थान में पड़ती है आपकी अरावली की पहाड़ी, अरावली रेंज पड़ती है। ठीक है, और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज है, ओल्डेस्ट रेंज माउंटेन है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु शिखर, याद रख। और राजस्थान में भी आपका, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में भी आपका, यहाँ पर सुना, राजस्थान में भी आपका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पड़ता है जिसका नाम है रावलबाटा, रावलबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, रावलबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो टोटल इंडिया में याद रखना 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कौन कौन से हैं नोट कर लो। एक तो है आपका नरोरा, ये कहां पर पड़ा? ये पड़ा उत्तर प्रदेश में। फिर आपका दूसरा है कायगा, दूसरा है कायगा, ये पड़ा आपका कर्नाटका में। ठीक है, फिर आपका तीसरा है ककरापर, ककरापर ये पड़ा आपका गुजरात में। चौथा है कलपक्खम, कलपक्खम ये पड़ा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, कुंडनकूलम, कुंडलकूलम ये भी आपका कहाँ पड़ा? तमिलनाडु में। सिक्स्थ है जी आपका कायगा हो गया, ककरापर हो गया, कलपक्कम हो गया, कुंडलकुलम हो गया, नरोरा हो गया। उसके बाद आपका पड़ता है एक तारापुर, ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, MHR। लास्ट में एक पड़ता है आपका, ठीक है, लास्ट में आपका पड़ता है रावलबाटा, याद आ गया, रावलबाटा कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है टोटल इंडिया, तो यह भी आ गया, ठीक है, नोट कर लें। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, राजस्थान की एक्सप्लेनेशन हो गई, गुजरात की हो गई। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो झारखंड, ये वाला। तो झारखंड जो है, झारखंड की कैपिटल है रांची। ठीक है, झारखंड की कैपिटल है रांची। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है। ठीक है, और झारखंड जो है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जड्डूगोड़ा माइंस, जड्डूगोड़ा माइंस, याद रखना। ये माइंस इंपॉर्टेंट क्यों है, पेपर में क्यों पूछी जाती है? क्योंकि ये फर्स्ट यूरेनियम माइन है इंडिया की, फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया, तभी इंपॉर्टेंट है जड्डूगोड़ा माइन। ठीक है, झारखंड हो गया। उसके बाद जे एंड के में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो यूनिक पॉइंट है जे का, वो क्या है? यहाँ पर किसकी कल्टीवेशन होती है? सैफरॉन, सैफरॉन पाया जाता है जे के। ठीक है, 2 जगह पाया जाता है, एक तो पाया जाता है किश्तवाड़ में और एक पाया जाता है आपका पुलवामा में। पुलवामा में भी कहा? पंपोर में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जे में यूनिक बात है कि
यहाँ कल्टीवेशन किसकी होती है, सैफरन की, पूरे इंडिया में यहीं पर होती है। चलिए, तो सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है चारों पॉइंट की, राजस्थान की, गुजरात की, झारखंड की, जम्मू कश्मीर की। उसके बाद बात करते हैं आपका हाउ मेनी पार्लियामेंट्री सीट्स डिड लिस्ट वाइज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर लिस्ट वाइज पूछा हुआ है, ERES। देखो यहाँ पर अगर आप बात करूं, यहाँ पर एक वर्ड है ERST, इसका मतलब होता है पास्ट या फिर फॉर्मल, पहले। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने चेक किया है, वो उन्होंने गलत दिया हुआ है, उन्होंने इस क्वेश्चन में मिस्टेक मानी हुई है। उन्होंने बोला है कि जिसने अटेम्प्ट किया हो उसको मार्क्स मिल जाएंगे जेकेपी की साइड पे। बट अगर इसका आंसर लगाना हो तो मैं टिक करता है इसका आंसर 6, क्योंकि स्टेट पूछा हुआ है इन्होंने, STATE स्टेट। तो लोकसभा की सीटें कितनी थी, 6 कितनी थी, 6 थी। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या, तो अभी प्रेजेंट कितनी है, प्रेजेंट है आपकी कितनी है, 5 सीटें हैं किसकी, लोकसभा। देखो इससे रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दो वो देख लो। 5 अगस्त को ये कहां पर इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में, और कौन करते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह। 6 अगस्त को राज्यसभा से पास होने के बाद ये कहां पर इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा। लोकसभा पास हो गया। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का क्या मिल जाता है, इसे असेंट मिल जाता है, साइन कर देता है प्रेसिडेंट। अच्छा, इफेक्ट में कब आता है, वो आता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, इफेक्ट में, इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट। और 31 अक्टूबर को क्या होता है, यूनिटी डे। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो भैया ये बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, जिनका स्टैचू ये कहां पर है, नर्मदा के किनारे, कहां पर है, गुजरात में। सबसे बड़ा स्टैचू, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और J&K रीऑर्गेनाइजेशन में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट से। 5 शेड्यूल है इसके अंदर, 103 सेक्शंस हैं, ठीक है, और 14 क्या है, पार्ट्स। 14 क्या है, पार्ट्स है, ये आप याद रखो। और एक बात और याद रखना, 370 जो आर्टिकल है ये कौन से पार्ट में आता है, इंडिया के 21 पार्ट में आता है, 21वें पार्ट में आता है 370। ठीक है, एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए। और 24 सीट्स, 24 छोड़ो, पहले अभी अगर आपसे पूछेंगे कि J&K की असेंबली की टोटल सीट्स कितनी है, तो हमारे पास टोटल सीट्स हैं इस समय, ये है आफ्टर डिलिमिटेशन, आफ्टर डिलिमिटेशन टोटल सीट्स कितनी है, 114। ये इंक्लूडिंग डिलिमिटेशन है। अगर उन्होंने पूछा एक्सक्लूडिंग डिलिमिटेशन तो आपका आंसर क्या होगा, 107। अगर उन्होंने इसके बाद पूछा कि पीओके के लिए रिजर्व कितनी है, तो 24 पीओके के लिए रिजर्व है, माइनस करके कितनी रह जाएंगी, 90 रह जाएंगी। अगर यहां से पूछा 24 माइनस करके तो कितनी रह जाएंगी, 83 रह। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो आपसे लगाना कौन सा ऑप्शन टिक जाता है। ऐसा नहीं होता है आप कोई भी ऑप्शन टिक कर दो, ठीक है, वो उस पर एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपसे कौन सा ऑप्शन टिक करवाना चाहता है। तो बड़े ध्यान से, बड़ा सोच समझ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आई थिंक बहुत हो गया, ये इतने में बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी जो इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे बड़ी जल्दी आपके साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।